नाज़रीन, अब बात करते हैं अडयाला के कैदी की, जो हर जुल्म और जबर के सामने बाकायदा इस अज़्म हिम्मत की एक चट्टान बन के खड़ा है। 190 मिलियन पाउंड केस की जेल में समाअत के दौरान आज फिर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और खान साहब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने आसमानी रंग की टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थे वो, और बहुत ही हशाश बशाश लग रहे थे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी गुफ्तगू से। और कहने वाले ये कहते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने हर मुखालिफ को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि तूने गिरना है आखिरिश मुझ में, तूने गिरना है आखिरिश मुझ में, मैं समंदर हूँ और तू दरिया। और हर बात करते हुए वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा है कि सवाबी जलसे के बाद अब पूरी कौम 13 अगस्त की रात कौमी परचम थाम कर बाहर निकले। खान के लहजे से लग रहा था कि वो सवाबी जलसे के बाद हुकूमत को एक और बड़ा सरप्राइज़ देने के मूड में है। और खान साहब से जब ये सवाल किया गया कि कोई आपसे 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहा है, तो खान साहब ने कहा कि 9 मई को मुझे हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया गया था और इस गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अगवा करने वाले मुझसे माफ़ी मांगें, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुल्क की सबसे बड़ी NGO चला रहा हूँ, क्या मेरी इतनी इज़्ज़त भी नहीं है? इस मुल्क में इज़्ज़त सिर्फ चंद लोगों की है। और उन्होंने फिर बिल्कुल दो टोक लहजे में कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं। और फिर पता नहीं कहाँ से फिर चैनल्स को मजबूर करके ये ख़बर चलवाई गई कि जनाब इमरान खान जो हैं वो मशरूत माफ़ी पे आमादा हो गए। भाई अगर फ़र्ज़ करें आपकी बात दुरुस्त तस्लीम कर भी ली जाए तो खान साहब ने कौन सी नई बात की है कि 9 मई साबित कर दिया जाए कि उसमें मैं या PTI के लोग शामिल थे, तो मैं PTI के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करूँगा और ख़ुद उनके बिहाफ़ पे और ख़ुद भी माफ़ी मांगूँगा। भाई ये तो बात खान साहब जो है वो 1 साल से कर रहे हैं कि ये 9 मई के हमले में हम में से कोई मुलव्विस ही नहीं है, तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ। तो आज भी अगर खान साहब से ये बयान मंसूब किया जा रहा है तो उन्होंने यही बात दोहराई है ना, नई बात कौन सी की है। इस सवाल पर बस पर्दा कुव्वतों ने क्या आपके साथ इनकार करने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिए। जब ये पूछा गया तो खान साहब ने बहुत मतलब डंके की चोट पे जवाब दिया कि कोई मुझसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो मुझे भी इसका कोई शौक़ नहीं है, मैंने तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की बात की थी। और खान साहब ने कहा कि जिस तरह मगरब और अमेरिका ने इसराइल को गज़ा में जुल्म सितम की इजाज़त दी है, बिल्कुल उसी तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे रखी है कि वो तहरीक इंसाफ को कुचल दें। अब डील करने वाले लोग नाजरीन इस तरह की बातें करते हैं, खुफिया डीलें करने वाले ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, काजी फ़ायज़ ईसा ने इमरान खान साहब के बकौल PTI के ख़िलाफ़ सहूलतकार का किरदार अदा किया है, ये खान साहब का मौक़िफ़ था। तो फिर कुछ ज़िक्र अपने चीफ जस्टिस साहब का भी हो जाए, जिन्होंने अपनी कुछ ज़मीन सरकार के हवाले कर दी है और इस खबर की तमाम TV चैनल्स पे खूब तशहीर की जा रही है। हर तरफ से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की खूब सताइश की जा रही है, तारीफ़ के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने 31,000 मुरब्बा फ़िट ज़मीन सरकार के नाम कर दी। हमारे यहाँ ज़मीन की पैमाइश आम तौर पर मरले, कनाल या एकड़ों में की जाती है और सुना है कि जापान में ज़मीन इतनी महंगी है कि वहाँ मुरब्बा फुट के हिसाब से ज़मीन फ़रोख्त होती है। इसीलिए ऐसा लगा कि जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कोई बैरून मुल्क जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी है और इसी तजस्सुस में इस खबर का खोज लगाना शुरू किया तो पता चला कि महकमा कौमी विरसा और सकाफ़त ने कायद आज़म की ज़ेर इस्तेमाल ज़ियारत रेजिडेंसी को जब 1954 में अपनी तहवील में लिया तो कानून के मुताबिक उसके इर्द गिर्द मौजूद ज़मीन भी
अपनी तहवील में ले ली थी ताकि रेजिडेंसी की हिफाजत और इंतज़ामात चलाने में आसानी हो सके। 2013 में अलहदगी पसंदों ने कायद की रेजिडेंसी पर मिसाइल फायर किए, जिससे तकरीबन पूरी इमारत खाकस्तर हो गई थी, आपको याद होगा। फिर 2014 में इमारत को मुरम्मत करके बहाल किया गया था और इसके बाद आसपास की मज़ीद ज़मीन हुकूमती कंट्रोल में दे दी गई थी ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके, मौसर बनाया जा सके। इस ज़मीन में काजी फाइज़ और उनके भाई का मुश्तरका 6 कनाल का प्लाट भी आता है, जिसे मुरब्बा फुट में 31,000 फुट लिखकर चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अमली तौर पे ये ज़मीन जो है ये पहले ही सरकार की तहवील में थी और इस खबर पे चीफ जस्टिस साहब के हामी सहाफ़ी यूट्यूबर्स जो है उन्होंने नाच नाच कर अपना बुरा हाल किया हुआ है और काजी फाइज़ ईसा को कुरून उला के काजियों के साथ मिलाया जा रहा है। बहरहाल इस पर हम भी बहरहाल काजी साहब की तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या काजी साहब को इस वजह से याद रखा जाएगा कि उन्होंने पहले से ही सरकारी तहवील में एक 6 कनाल का प्लाट जो है वो सरकार के हवाले कर दिया है, या उन्हें इस बात पर याद रखा जाएगा कि उन्होंने इंसाफ की फराहमी में क्या किरदार अदा किया था। मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ी जा रही थी, तो उस जंग में चीफ जस्टिस साहब का रोल क्या था। काजी फाइज़ ईसा को इस बात पर याद रखा जाएगा कि उन्होंने मुल्क की मकबूल तरीन जमात से इंतखाबी निशान छीन कर उसे इलेक्शन से बाहर कर दिया था। काजी साहब के मद्दाह ढंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया, तो हुजूर वाला अर्ज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो ये फ़ैसला दे दिया था कि आला जो सरकारी ओहदे पर फाइज किसी शख्स को भी प्लॉट नहीं मिलना चाहिए, और काजी फाइज़ ईसा ने इस फैसले के ख़िलाफ़ नोट लिखा था। काजी फाइज़ ईसा के मदाहीन ने बात शुरू की, तो ये भी अब सुन ले कि उस वक्त काजी फाइज़ ईसा साहब के पास 2 सरकारी रिहाइश गाहें, इस वक्त आज उनके पास 2 सरकारी रिहाइश गाहें। जी हाँ, काजी साहब के तसर्रुफ में 2 सरकारी घर हैं। वो इस वक्त उसी घर में मुकीम है जहाँ वो बतौर जज रिहाइश पजीर थे, और ये फ़ैसला उन्होंने अपनी दरवेशी की वजह से नहीं किया, बल्कि उन्होंने बतौर जज अपनी रिहाइशगाह पर सरकारी ख़र्चे से ऐसी तज़य्युन और आइश कराई थी कि अब उनका दिल जो है वो सरकारी ख़र्चे पर नाज़ों से भराया ये घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था उनका। और साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस वाली रिहाइशगाह पर भी कब्ज़ा जो है वो अपने पास रखा हुआ है। और अगर काजी फाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस वाले घर में मुंतकिल नहीं होना तो ये घर किसी और जज को अलॉट कर दें, मगर इसकी भी उनमें हिम्मत नहीं है। खैर, इन बातों की ज़रूरत तो नहीं है।